सूरज का यूं जगमगाना, आपके घर का सिलेंडर उड़िया जाता है, वो भी तो गैस है और सूरज भी गैस का गोला है। तो आखिर सूरज बाबा के पास ऐसा कौन सा सिलेंडर है जो खत्म नहीं होता है? यहाँ पर हो गया 10 ग्राम। बोलोगे अरे अरे अरे, ये तो मैथमेटिक्स का पूरा एकदम इज्जत से खेल रहे हैं। ये 5 ग्राम 6 ग्राम क्या हुआ और यहाँ पर 11 ग्राम 1 ग्राम कहाँ गया? बालक, यही तो आइंस्टीन चचा बताए थे। दिखने में तो आसान लग रहा है बालक, लेकिन है कहते देखन में छोट लगे गाँव करे गंभीर घाव घाव। आखिर हिरोशिमा और नागासाकी में कौन ऐसा घटना घटा था जहाँ पर वहाँ पर आज के भी लोग लूल्हे लंगड़े पैदा होते हैं? ये थोड़ा और बढ़ा देंगे, पूरा फुल कर देंगे तो देखेंगे बहुत तेजी से निकल रहा है बाहर। यानी कहने का मतलब पानी कितना बाहर निकलेगा डिसाइड करता है पानी कितना है। पानी कितना बाहर निकलेगा डिसाइड करता है पानी कितना है। अरे यस और नो बोलिए। आप सभी लोगों का स्वागत है द साइंस ट्री पर। आप लोगों का जो दोस्त, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 का वन शॉट करेंगे और वो भी कंप्लीट। कहते हैं ये चैप्टर नंबर जो 13 है इसका नाम है नाभिक। और बताया दोस्त, आप जितना भी आप घटना देख रहे हैं अपने चारों तरफ के वातावरणों में, तो उसमें ज्यादातर जो क्रियाएं होती है नाभिक संबंधित हो। बोले कि ऐसा क्या? जैसे एग्जाम्पल एक बताइए जो परफेक्ट उसका सोल्यूशन हो। सूरज का प्रकाश, सूरज का यूं जगमगाना, आपके घर का सिलेंडर उड़िया जाता है, वो भी तो गैस है और सूरज भी गैस का गोला है। तो आखिर सूरज बाबा के पास ऐसा कौन सा सिलेंडर है जो खत्म नहीं होता है? आखिर हिरोशिमा और नागासाकी में कौन ऐसा घटना घटा था जहां पर वहां पर आज के भी लोग लूल्हे लंगड़े पैदा होते हैं? ये सभी घटनाएं जो होती है नाभिक से रिलेटेड है। इसलिए जो चैप्टर का नाम रखा गया है नाभिक, वो नाभिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, हम शुरुआत करते हैं कुछ टिप्स के साथ, क्योंकि हम जानते हैं इस माहौल में बहुत सारे लोगों को मन तो करता है पढ़ने को, जोश है, लेकिन जाने के बाद कॉपी के पर एकदम किताब छोड़ देते होंगे। कॉपी किताब को बंद करो, एकदम रिलैक्स रहो, चिल करो। लेकिन आपको एक छोटा सा बस केवल 2 राय देंगे। यदि आप दोनों राय को समझ लेते हैं तो हम बोल रहे हैं कि परिवर्तन आज से ही आप लोगों में देखने को मिलेगा। पता है इंसान का मस्तिष्क का एक फितरत होता है। जैसे क्या होता है ना कि आप लोग ठंडा को रखेंगे ना तो उसका क्या प्रवृत्ति है कि वो ठंडा गर्म की ओर जाने लगेगा। यानी यदि एक तरफ पानी का लेवल ज्यादा है ना, उसको छेद करेंगे तो ज्यादा लेवल से पानी की तरफ कम तरफ जाएगा। ये प्रवृत्ति कहलाता है। तो ऐसे ही ह्यूमन जो आप लोगों का मानव का जो प्रवृत्ति होता है, हमेशा मन चाहता है कि आसान काम करे। तो क्या यदि ये आसान काम करना चाहेगा तो ये टफ काम थोड़ी ना लेगा। तो आपको दोस्त जो है ना अपने समय को चुनना है कि आपको जो है ना कब आपके पास खाली टाइम बचता है। आपको रात में खाली टाइम बचता है, आपको दोपहर में खाली टाइम बचता है, आपको सुबह में टाइम खाली टाइम, जितना टाइम बचता है। तो पहले जब हम लोग लगातार जिस टाइम पर हम लोग फोकस कर पाते हैं, जैसे रात का टाइमिंग भैया सब कोई पढ़ता है, तो उस टाइम पर उस सब्जेक्ट को चुनेंगे जो टफ होगा। यानी टफ सब्जेक्ट को रात को पढ़ेंगे और जो आसान होगा उस टाइम पर पढ़ेंगे जिस समय डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिस समय लोग ज्यादा होते हैं, लोग चारों तरफ घूम रहा है और आप सोचिएगा कि हिंदी थोड़ा पढ़ ले तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सोचिएगा उस टाइम केमिस्ट्री पढ़े तो नहीं पढ़ेंगे। यानी जब आप लोग सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, और एक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग जब रूटीन बनाएंगे तो रूटीन जो बनाएंगे वो डेली टारगेट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि रूटीन 2 घंटा ही पड़ेगा 2 घंटा, ये तो समय का बर्बादी है। इस समय का बर्बादी, जो लोग रूटीन बनाते हैं 2 घंटा ही पर 2 घंटा ही, ऐसा कभी काम होता ही नहीं है। जो लोग टारगेट बना के काम कंप्लीट करते हैं ना कि आज हमारा ये वाला ये टारगेट हो गया कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, चाहे 2 घंटा पहले ही कंप्लीट हो जाए और चाहे 4 घंटा में, चाहे पूरा रात भर में कंप्लीट हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आप लोग यदि टारगेट बना के चलते हैं ना, डेली टारगेट, इससे आपको पता चलता है कि कौन सब्जेक्ट छूट रहा है और कौन सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो आपको अब रूटीन बना के छोड़ नहीं देना कि 2 घंटा हम पढ़ लेंगे ना, डेली टारगेट कि आज फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है। ये अब डेली टारगेट बनाने से फायदा होता है ना कि रूटीन टूटता नहीं है जल्दी, क्योंकि भाई जिस दिन बर्थडे उस दिन कह के आज कुछ रूटीन नहीं, आज चिल करना है, तो ये भी आपका रूटीन है। लेकिन आपने जो बनाया उसको पूरा किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर लाइफ। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके जीवन के लिए कि आपने जो बोला उसके लिए आपने अडिग रहा। बोले कि अगर लेक्चर देंगे पढ़ाएंगे नहीं, तो ये टिप नंबर 1। और टिप नंबर 2 कि कहते हैं कि जब आप लोग ये काम कर लेते हैं तो इंसान का मन कहेगा कि छोड़ दे, थोड़ा केसरिया का शॉर्ट्स देखते हैं, हाय टुनटुनवा का एक बार शॉर्ट्स देखा जाए तो पता चलेगा ना कि इसमें कहानी और हो जाएगा। जैसे ही माइंड शॉर्ट्स की तरफ घूमा तो लाइफ तुम्हारा आपका दूसरी तरफ घूम गया। यहां पर क्या करना है कि माइंड जैसे ही बोल रहा है कि अभी ना, तो मन बोलेगी अभी है। तो इससे क्या होता है ना, मन कंट्रोल में आने लगता है। जब आप मन पर हावी हो जाते हैं ना तो मन आपके कंट्रोल में हो जाता है। अब मन यदि आपके हावी हो गया तो फिर आपको गुलाम बनाएगा, आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसलिए मन आपको गुलाम बनाए उससे पहले मन को गुलाम बना लीजिए। अभी आप लोग बहुत
बहुत बहुत होनहार लड़के हैं, लेकिन फिर प्रेशर जल्दी हैंडल नहीं होता है। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नाभिक का, क्योंकि लेक्चर बहुत दिए। आइए, तो जो नाभिक है, नाभिक के बारे में सबसे पहला, क्योंकि ये गुलाब का फूल फिजिक्स में अच्छा नहीं लग रहा है, आते हैं हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का बात बदलते हैं। देखिए कैसे कैसे परमाणु बनता है। सबसे पहले यहां पर हम लोग एक घटना बनाते हैं। देखिएगा, ये जो ऐसा वाला है ये आपका न्यूट्रॉन है, और खाली वाला जो है खाली वाला जो है वो प्रोटॉन है। ऐसा वाला जो है वो न्यूट्रॉन है, और खाली वाला जो है वो, चलिए समझते चलेंगे। दोस्त जितने लोग भी हैं पहले गौर करेंगे, बहुत पछतावा होगा फिर बाद में। देखिए, यानी कहने का मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक बनता है, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। समझिएगा, अब इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर 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 घूम रहा है। समझिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमा, यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर किए 4, ठीक। यहां पर हो गया एक 5, एक यहां पर हो गया 6। बोले कि अच्छा जी 6 क्यों बनाया? क्योंकि अंदर प्लस की संख्या कितना है? 6, इसलिए हमने कितना बनाया? 6 बनाया। बोले कि इट्स ओके, ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? नाभिक का है। नाभिक तो पता ही नहीं चल रहा है। तो कहते हैं ना कि परमाणु जो है ना, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है। यही नाभिक है। और आपसे पूछा जाए नाभिक किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसको देख के बोल सकते हैं कि परमाणु का केंद्र में ही नाभिक होता है। समझिएगा, तो यहां पर हम लोग ऐसे बोलेंगे, परमाणु के केंद्र में स्थित वह स्थान जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे कि जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, परिभाषा देखिए कितना सिंपल हो सकता है, कि जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्लस वाले को प्रोटॉन बोलते हैं और उदासीन वाले को न्यूट्रॉन बोलते हैं, तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के अंदर जो गोलीय संरचना बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसका खोज कौन किया था? इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इसका त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी को हम लोग एक फर्मी बोलते हैं। इतना तो बात क्लियर हुआ। और कहते हैं उदासीन यदि कोई भी परमाणु है, हेलो, कोई भी परमाणु उदासीन है, तो जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतना संख्या में प्रोटॉन होता है, ये परमाणु संख्या के बराबर होता है। इतना तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाली बात है क्या? ना। अब यहां पर जो हम लोग द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान जो होता है नाभिक, तो द्रव्यमान संख्या निकालना है तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या को तो हमने यहां पर बताया है परमाणु संख्या के बराबर, तो जहां पर P है वहां पर क्या लिख सकते हैं? Z। अब आप लोग शानदार से बालक है, ये प्लस Z इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी N बराबर A माइनस Z। यानी यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइए। आप जानते हैं किसी तत्व का जो संपूर्ण निरूपण होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या और नीचे परमाणु संख्या। तो बोलिए कि बताना क्या चाहते हैं? आइए, बताना ये चाहते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि बताइए Fe का परमाणु संख्या 26 है, परमाणु द्रव्यमान 56 है। एक कोई X तत्व है जिसका परमाणु संख्या 202 है और परमाणु द्रव्यमान 100 है। ऐसा हो गया। तो आपको बताना है कि भैया इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। बालक, यहां पर कोई प्लस माइनस लगा है? नहीं सर। तो जितना ये वाला परमाणु संख्या होता है, और जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। कब? जब प्लस माइनस लगा नहीं हो तब। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग प्लस माइनस का ध्यान देंगे। भैया प्रोटॉन के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या इलेक्ट्रॉन मोरो चाहे ओरिया रखो, कोनो प्रभाव पड़े वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। अब इतना बात आप लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और अच्छा सा फील लेते हैं। देखिएगा यहां पर
आप जान चुके हैं कि भैया प्रोटॉन जो होता है इसके इक्वल होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहां से एक और बात हम लोग ध्यान देते हैं कि अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमने बताया ए में से किसको हटाना है, जेड को। ए ऊपर वाला है 56 और जेड कौन है, नीचे वाला, तो 56 में से 26 गया, कितना बचा 30। ऐसे ही यदि इसको घटाना है तो यदि हमको निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जाएगा 202 माइनस कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 102। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना। तो इस प्रकार से हम इस चीजों को सीख सकते हैं और बेहतर सा फील ले सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग जान चुके हैं कि भैया नाभिक होता क्या है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे उस पर निर्धारित की जाती है। यहां तक तो कोई अच्छा सा आप लोग कोई यहां पर कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। आइए और लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग है आप लोग के पास और मेरे पास, आप लोग के पास नहीं तो मेरे पास भी नहीं है। चलिए हम लोग छोटा छोटा ही दिमाग लगाते हैं। देखिए हमने 6 डिफिनेशन सीखना है। एक समस्थानिक, ये नाम जानते जाइएगा, एग्जाम में तो समस्थानिक नहीं पूछेगा, पूछते हैं आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, अंग्रेजी के हिंदी में बुला के पूछेगा। अल्लाह का कहते मजाक कर रहे हैं काजी, आइसोटॉप्स ये कौन टॉप्स है समस्थानिक, इसको इंग्लिश याद रखना है, आइसोटॉप्स। उसके बाद टॉप्स, और उसके बाद पहला डिफिनेशन, दूसरा पर आते हैं समभारिक। समभारिक इसको बोलते हैं आइसोबार्स। पीछे पढ़ाए हैं क्या कभी, 11th क्लास में पढ़ाए होंगे। उसके बाद यहां पर है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटॉन्स। उसके बाद है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सुनिएगा, समस्थानिक किसे कहते हैं, नाम ऐसा है कि सब कुछ काम वैसा ही हो जाएगा। सम मतलब बराबर, और क्या बराबर, स्थान बराबर। बालक आप जो पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वो परमाणु संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो यदि एक ही स्थान पर है तो आप परमाणु संख्या के आधार पर है, इसका मतलब उसका भैया परमाणु संख्या सेम होना चाहिए। जैसे समस्थानिक में हमने एग्जांपल दिया सी, बोले की नहीं, सी, इसका 6, इसका 6, इसका 6, ये 12, ये 13, ये 14। अब दिमाग लगाइए और लगाने के बाद देखिएगा यहां पर क्या, कैसे हम लोग करेंगे, सुनिएगा कैसे हम लोग बोलेंगे समस्थानिक का। एक ही तत्व के परमाणु, भैया कार्बन का ही परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या तो समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। लो हो गया, एक बार फिर से कर दे का, फिर से देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या नीचे वाला परमाणु संख्या तो समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहते हैं। नीचे वाला एग्जांपल देंगे, कहानी खत्म। आइए समभारिक का देखते हैं, समभारिक किसे कहते हैं। बालक समभारिक पर गौर करेंगे। देखिए इसका भार समान हो चाहिए, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का 18 और परमाणु द्रव्यमान 40। कैल्शियम है, कैल्शियम इसका 20 हो गया, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 40। ये भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार क्या होता है, समान। ये अलग है, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार समान है उसको समभारिक कहते हैं। बात खत्म। और एग्जाम्पल देंगे, कहानी हो गया। और सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक। बोले एग्जाम्पल, जैसे फास्फोरस का 15 हो गया और इसका 31 हो गया, सल्फर का 16 हो गया, 32 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या चाहे वहां घटाएं, 31 घटाओ 15, 16 ही आएगा, अब 32 घटाओ 16, 16 ही आएगा। बोले कि ये अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों का सेम है। यानी बोलेंगे भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिए। और यहां पर है वैसा स्पीसीज। बोले ई का है जी, स्पीसीज नया नाम सुन रहे हैं, कब से तो बोल नहीं रहे थे, ई क्यों बोल दिए, क्योंकि स्पीसीज के अंदर 3 चीजें आती हैं, अणु परमाणु आयन तीनों आ जाता है, इसलिए नया शब्द इस्तेमाल किया जाता है स्पीसीज। स्पीसीज माने अणु परमाणु आयन। बालक लोग सो रहे हैं का, थोड़ा सा आंख पर पानी मारिए, नहीं तो भविष्य में पानी पानी हो जाएगा। देखिए इस तरफ स्पीसीज में देखिएगा, जैसे हमने बोला प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। हम बोले बालक नियॉन, तो नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10, तो यदि परमाणु संख्या 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10। अब देखिए जैसे हमने बोल दिया, यहां पर बोल दिए
फ्लोरीन, इसका परमाणु संख्या होता है 9। बोले कि भैया आप ही के जैसा होना है तो वो ग्रहण कर लो बालक। ऑक्सीजन का होता है 8, तो बालक के 10 होना है, बोले कि 2 ग्रहण कर लो बालक। और नाइट्रोजन का होता है 7, कितना ग्रहण कर लो बालक? 3। और ये सोडियम का होता है 11, कहता है भैया 10 होना, तो त्याग करो 1। मैग्नीशियम होता है 12, कहते हैं कि 2 त्याग करो। और ये होता है अल्मुनिया का होता है 13, तो बोले कि 3 त्याग करो। तो ये सब जो है ना ये कैसा है? सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? समान होता है। बोले कि ठीक है, आपको क्या पढ़ा है? सबसे पहला हम आपको बताया नाभिक के बारे में कि नाभिक होता क्या, इसका खोज कौन किया, आकार क्या हुआ, इतना कोई दिक्कत? पहला मैं पूरा नाभिक के बारे में डिटेल बता रहा, बोला हाँ या ना? दूसरका में समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी 4 को परिभाषा बताएं कि ना? यहां तो कोई दिक्कत? अब आइए अगला परिभाषा। अगला परिभाषा में हम लोग गौर करने वाले यही दोस्त कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। ये न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट। और प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा क्या होता है? प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा क्या होता है, समझिएगा। प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा, चाहे द्रव्यमान क्षति सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिखाएंगे द्रव्यमान क्षति। उसके बाद सिखाएंगे आप लोगों को नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। उसके बाद सिखाएंगे आप लोगों को नाभिकीय बल, नाभिकीय बल और उसका विशेषता एवं उसका विशेषता। और फिर आपको सिखाएंगे नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। उसके बाद आप लोगों का होगा रेडियो एक्टिविटी 2.5 नंबर का सवाल होगा, ठीक है। और हम लोग थोड़ा समझेंगे कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। बालक थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। प्रति मतलब न्यूक्लियॉन मतलब क्या कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होता है उसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं, अभी तो द्रव्यमान संख्या बोल रहे थे और अभी आप न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या कुछ 0.0 समथिंग हो सकता है, लेकिन संख्या कभी 0.0 होगा नहीं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा क्या होता है कि प्रति न्यूक्लियॉन को, प्रति माने एक न्यूक्लियॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा बोलते हैं। कि अच्छा ये कैसे जी? तो भैया जो नाभिकीय बल होता है ना, नाभिकीय बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखा है, तो हम बोले कि उसमें से एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा बोलते हैं। यानी प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा पूछ दे तो क्या बोलेंगे कि एक न्यूक्लियॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए, चाहे एक न्यूक्लियॉन क्या बोले, प्रति न्यूक्लियॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है बालक? नहीं ना। आइए द्रव्यमान क्षति क्या होता है, द्रव्यमान क्षति पर हम लोग गौर फरमाएं कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है, समझिएगा। कभी ये ऑब्जर्वेशन रहा कि मान लीजिए कि भैया नाभिक कोना कोना से बनेला, तो लोग सच बताओ लोग नाभिक कोना से बनेला? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से क्या बनता है बालक? नाभिक बनता है। तो मान लीजिए प्रोटॉन बना 5 ग्राम का, न्यूट्रॉन बना 6 ग्राम, ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन हम ग्राम अपना मन से माने हैं। 5 ग्राम और 6 ग्राम तक कितना बनना, लेकिन ऐसा प्रयोग में पाया गया कि 5 ग्राम 6 ग्राम यहाँ पर हो गया 10 ग्राम। बोलोगे अरे 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 ये तो मैथमेटिक्स का पूरा एकदम इज्जत से खेल रहे हैं। ये 5 ग्राम 6 ग्राम क्या हुआ और यहाँ पर 11 ग्राम 1 ग्राम कहाँ गया बालक? यही तो आइंस्टीन चचा बताए थे कि E बराबर mc²। बोले कि अच्छा यहाँ पर काम आता है E बराबर mc²। बोले कैसे? जानते हैं प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को ठेलता है, और वो भी इतना छोटा स्थान में एक दूसरे को बांधे रखने के लिए भैया ऊर्जा तो चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का दुश्मनी है। कहते कि भागिए जाएंगे, तो कहते कि नहीं हम आपको बांधे रखेंगे। तो भैया बांधे रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी आपको ई का जरूरत है, और ई की प्राप्ति उसके कहां से होती है? द्रव्यमान से। यानी जो द्रव्यमान 1 ग्राम घट रहा है ना, वही द्रव्यमान का रूपांतरण हो जा रहा है ऊर्जा में। और किस ऊर्जा में? उसको बांधने वाली ऊर्जा में।
समझ में आया? यानी होना चाहिए से 11 ग्राम, लेकिन पाया कितना गया? 10 ग्राम। तो 1 ग्राम गया कहां? तो 1 ग्राम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में खर्च हो गया बालक। समझ में आया? यानी ये जो 1 ग्राम खर्च हुआ उसको बांधने में, यानी किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं बालक? उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। बोले कि अभी तो ये बता रहे थे द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति का हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे? बोले प्रयोग में ऐसा पाया गया, प्रयोग में ऐसा पाया गया कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। प्रयोग में यह पाया गया कि जो नाभिक का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। इस कमी या क्षति को ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीका से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीका से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीका से निकालते हैं। दोस्त देखिएगा, जो द्रव्यमान क्षति है उसका फॉर्मूला थोड़ा हम लोग अलग तरीका से निकालते हैं। मेरे बातों पर आप लोग गौर फरमाएंगे। देखिए, अब द्रव्यमान क्षति को हम लोग दिखाते हैं कैसे? हम बोले कि 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp, 2 प्रोटॉन तो 2 से गुना, 3 प्रोटॉन तो 3 से गुना, अरे 4 प्रोटॉन तो 4 से गुना, n प्रोटॉन तो n से गुना, और कोनो परमाणु में कितना प्रोटॉन उसका परमाणु संख्या के बराबर, तो इसलिए कितना से गुना? z से। अब हम बोले कि प्रोटॉन की संख्या तो हो गया, अब न्यूट्रॉन की संख्या के हम कैसे गुना? 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, तो 2 तो 2 से गुना, 3 से गुना, और कोनो परमाणु में कितना होता है न्यूट्रॉन? a में से क्या घटाकर z। तो ये हमारा क्या निकला है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकला है। इससे कम होता है क्या? नाभिक का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या। ये जो कमी पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। यानी इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। इस फार्मूला को, ए हाल बालक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। यानी द्रव्यमान क्षति समझ में आया? प्रयोग से ऐसा पाया गया कि नाभिक का द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम पाया जाता है। इस कमी या क्षति को ही हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? कि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और देखिए, नाभिकीय बल क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भैया ऊर्जा तबे खर्च होता है जब बल लगेगा, बिना बल लगाए ऊर्जा कैसे खर्च हो जाएगा जी? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक बल को नाभिकीय बंधन बल बोलते हैं। बोले कि विशेष तो बोल रहा है, तो विशेषता हो जाएगा अ कैसे? अ मतलब हो गया आकर्षण बल, अ माने हो गया अत्यंत प्रबल बल हो गया, और फिर अ मतलब हो गया अवैद्युत बल, और अ मतलब हो गया अति लघु परासी बल। यानी इसका डिफिनेशन, इसका विशेषता हो जाएगा अ मतलब क्या? आकर्षण बल होगा इसमें, अ मतलब क्या हो जाएगा? अवैद्युत बल हो जाएगा। मतलब इस पे आवेश से कोई प्रभाव, प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों खींचेगा, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉनों खींचेगा। और फिर तीसरा, यह अत्यंत लघु परासी बल है, मतलब बहुत कम दूरी पर लागू होता है। और चौथा, यह अत्यंत प्रबल बल होता है। हो गया 4 को विशेषता। कितना आसान है। पांचवा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। बालक देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन देख लीजिए लोग। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय, देखिएगा दोस्त, नाभिकीय संलयन समझेगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है? थोड़ा देखिए दोस्त, आप लोग देखिएगा बोर्ड पर, देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है समझिए। जैसे हमने बोला यूरेनियम का नाभिक है, और यूरेनियम का जो हमने बोला इसका परमाणु संख्या जो हो गया आपका कितना? 235, और इसका परमाणु द्रव्यमान 235 और परमाणु द्रव्यमान 92। इस पर न्यूट्रॉन का बमबारी कर रहा है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान 1 होता है। जब बमबारी करेंगे, यू यू मतलब तुम ना कैसा हो? बेकार हो। बेकार मतलब BAKR, और तुम कैसे हो? बेकार हो ना। ट्रिक है, ट्रिक। बेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 56। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 141, 141। इसका होता है 36। हाई वाला 92 है, तो ये कितना होगा? 92। हाई 0 होगा, ये कितना होगा जी? 1 होगा। बोले कि अच्छा जी। अब थोड़ा बैलेंस करने के लिए, अब देखिएगा बैलेंस कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, देखते हैं। 92 सब कुछ सही है। अब बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके मिलाते हैं कि भैया इस इधर कितना हो गया? 92 है, और इधर भी जोड़िएगा तो 6 92। परमाणु संख्या तो सेम है भैया। परमाणु द्रव्यमान को 35 है, 1 236 है उस तरफ, इस तरफ जोड़ते हैं
तो 2 1 3 1 4 यानी इधर 2 गड़बड़ा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे। बालक जब 3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 को यहाँ पर 3 2 5 1 6, इधर भी 6 यानी बैलेंस हो जाएगा, हो गया। और इसमें क्या होता है, प्लस में ऊर्जा मुक्त होता है। कौन सा मुक्त होता है, ऊर्जा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा। बोले कि ये सब बता रहे हैं तो मतलब ये रिएक्शन बताने के लिए। ये बताइए कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब भारी नाभिक विखंडित होकर हल्के हल्के नाभिकों में अलग हो जाता है, इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब हल्का हल्का नाभिक आपस में जुड़कर भारी सा नाभिक बनाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। कितना आसान है जी। नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे, तो जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो हल्के हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। नाभिकीय संलयन का, यह हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल परमाणु बम होगा, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल हाइड्रोजन बम होगा। सूरज में होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। समझ में आया। अब आइए एक 5 नंबर का सवाल शुरुआत करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और इसके संबंध में रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन, अल्फा बीटा गामा किरणों का विशेषताओं को उल्लेख करें। तो भैया रेडियो एक्टिविटी क्या है कि किसी तत्व या यौगिक से, जैसे हम थोरियम रख दिए यहां पर, अभी बेचारा थोरियम क्या करेगा, किसी तत्व या यौगिक से अचानक, समझिएगा कैसा, अचानक, ठीक है ना। इस बात को हम लोग थोड़ा समझ लेंगे दोस्त। इसमें क्या होने वाला है, जो भारी होगा ना वो प्लस प्लेट की ओर आकर्षित होगा, सॉरी प्लस प्लेट नहीं, माइनस प्लेट की ओर। जो भारी होगा वो माइनस प्लेट की ओर आकर्षित होगा, इसको बोलते हैं क्या, अल्फा किरण। और जो थोड़ा सा और हल्का होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस प्लेट की ओर आकर्षित होगा। ये जो हमारा होता है बीटा किरण होता है, और जो किसी किरणी नहीं, किरण। और ये जो हमारा क्या है, गामा किरण। बोले कि तो बताना क्या चाहते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब किसी तत्व या यौगिक से स्वतः, मतलब अपने आप, विकिरण का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को रेडियो एक्टिव तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, थोरियम। हेलो सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यही ना बताया दोस्त कि जब किसी तत्व या यौगिक से स्वतः विकिरण का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को रेडियो एक्टिव देता है, ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ये उसके बाद 4 लाइन में ऊपर समझ लीजिएगा एग्जाम्पल थोरियम। एक बीता में फोटो बना दीजिएगा, हो जाएगा 2 बीता, 1 बीता में विशेषता लिखेगा, 5 नंबर का बुझा जाएगा 3 बीता में। सुनिएगा, अल्फा बीटा गामा में क्या अंतर लिखेंगे, एक तरफ अल्फा, फिर एक तरफ बीटा, एक तरफ गामा। बालक पहले का इसका विशेषता देना है किस पर, पहले का विशेषता देना है आवेश के आधार पर। अब हल्ला मत कीजिएगा नहीं तो फिर कभी देखिएगा। दोस्त आप लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे क्योंकि एक्चुअली आप लोग जान रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, सभी लोग तो एकदम रिलैक्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ हम बोले आप लोग खराब लगे, चाहे ऑनलाइन वाला चाहे ऑफलाइन हो। समझदार बच्चे के लिए इशारा काफ़ी है क्योंकि मुस्कान के पीछे बहुत गहराई होती है। देखिए इस तरफ आवेश, द्रव्यमान, उसके बाद हम लोग वेधन क्षमता, उसके बाद हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ते हैं प्रदीप्ति। कैसे हम याद करते हैं किसी चीज़ को, वो बता रहे हैं कि हमने कैसे किसी चीज़ को याद रखा हुआ है। हमने सबका एक ट्रिक बनाया है, ठीक है ना। तो यहां से हम आ निकाल देंगे, यहां से वे निकाल देता, आवेद। कैसे ठीक लगा देते हैं, आवेद। किसको आवेद,
प्रदीप्ति मतलब चमक के, प्रकाश के, बस। और किसके लिए? जब अल्फा बीटा गामा आएगा तो आवेद प्रकाश के तनी चमक के, ट्रिक हो गया। और इसी के बारे में बोल देंगे कि अल्फा धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित है, गामा पावेश नहीं होता। देखिए इस पर कितना आवेश होता है, बोलेंगे इतना ही मत बोले कि इस पर धनावेश होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। इस पर 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम का आवेश होता है। और इसे बोलेंगे कि इस पर 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम का ऋणावेश होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। फिर बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के तुल्य होता है, तबे तो इसका भैया 2 से गुना किए हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है, और इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। इसका वेधन क्षमता सबसे कम होता है, और इसका वेधन क्षमता अल्फा से तो अधिक किंतु बीटा से कम होता है, और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। यह जो होता है जिंक सल्फाइड के प्लेट से टकराकर अधिक प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, ज्यादा चमक उत्पन्न करता है। ये कम चमक उत्पन्न करता है, ये सबसे कम उत्पन्न करता है। खत्म हुआ 5 नंबर। अब चलिए एक और 5 नंबर का सवाल करा रहा है जो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद नहीं बहुत अच्छा लगेगा। चलिए समझिएगा। पहले हम लोग 2 नंबर का एक सवाल कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी और आपका नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर। रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर। तो रेडियो सक्रियता में पहला अंतर लिखेंगे, रेडियो सक्रियता का पहले डिफिनीशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि इसमें तत्व या यौगिक से स्वतः विकिरण का उत्सर्जन होता है। यानी ये पहला विशेषता लिखेंगे, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और यह प्रेरित किया जाता है तो होता है। यानी जब तक ये करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। यानी यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और यह प्रेरित प्रक्रिया है। फिर दूसरा बात ये बोलेंगे, इसमें कम मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है, ऊर्जा कम मात्रा मुक्त होता है, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। हो गया, खत्म हुआ। आइए तो बोले कि 5 नंबर के सवाल बता रहे थे, वो उस पर आइए। तो देखिए इसका पूछा जाता है कि अर्धायु एवं औसत आयु क्या है, और इसके संबंध में रदरफोर्ड या सोडी के नियम को सिद्ध करें। यही सिद्ध करना है। देखने में तो आसान लग रहा है बालक, लेकिन है, कहते देखन में छोट लगे गाँव करे गंभीर, घाव घाव। देखिए इस तरफ n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी, इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड या सोडी का नियम। ठीक है ना, यही आप लोग का रदरफोर्ड या सोडी का नियम, इसी को हमको सिद्ध करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग अर्धायु एवं औसत आयु को परिभाषित कर लेते हैं कि अर्धायु औसत आयु क्या है। अर्धायु जैसे क्या होना कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो है, रेडियोएक्टिव पदार्थ का नाभिक अचानक फट के उसमें से किरण बाहर निकल रहा है। जब किरण बाहर निकल रहा है तो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो रही है, तो समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मात्रा धीरे धीरे घटता जाएगा, समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मात्रा धीरे धीरे घटता जाएगा। तो वो समय अंतराल भी तो आएगा जब वो घट के आधा हो जाएगा। तो जिस समय अंतराल पर वो रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा के आधा हो जाता है, यानी जितना पहले था उसका 20 किलो था तो अब 10 किलो हो गया। तो जिस समय अंतराल पर कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक परिमाण के आधा हो जाता है, बालक लिखना नहीं है बालक, समझा है क्या? बोले कि जिस समय अंतराल पर कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक परिमाण के आधा हो जाता है उसको अर्धायु कहते हैं, और अर्धायु को T1/2 द्वारा सूचित किया जाता है। और पता है ये लैम्डा का बोलते हैं 6 नियतांक। क्या बोलते हैं? 6 नियतांक। और 6 नियतांक के व्युत्क्रम माने उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? औसत आयु। और औसत आयु के ये सूत्र होता है। खत्म हुआ। कितना आसान है? बोले कि ये तो आसान है लेकिन प्रूफ तो कीजिए। ये रदरफोर्ड या सोडी के नियम को सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताइए। आइए सिद्ध करके बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी को हमको सिद्ध करना है। लेकिन उससे पहले छोटा छोटा सवाल। ये हमारा बोतल है दारू का, सॉरी दारू का नहीं, पानी का, ठीक है ना? तो अच्छा कोई भी मान सकते हैं। तो यहां से छोटा सा लीकेज है और पानी या दारू इतना सा है, तो क्या होगा कि पानी गिरेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी गिरा या क्या गिरा। लेकिन पानी या दारू की मात्रा थोड़ा बढ़ गया तो अब देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ रहा है। थोड़ा और बढ़ा देंगे तो देखेंगे थोड़ा और बढ़ने लगा। थोड़ा और बढ़ा देंगे, पूरा फुल कर देंगे तो देखेंगे बहुत तेजी से निकल रहा है बाहर। यानी कहने का मतलब पानी कितना बाहर निकलेगा डिसाइड करता है पानी कितना है। पानी कितना बाहर निकलेगा डिसाइड करता है पानी कितना है। अरे यस और नो बोलिए। ओके तो सुनिए, तो ऐसे जो है ना, तो हम बोले किसी परमाणु के नाभिक से कितना किरण बाहर निकलेगा, कितना क्षय होगा, कितना बर्बाद होगा, डिसाइड करता है कितना परमाणु है। जितने ज्यादा मात्रा में रहेगा उतने बर्बाद होगा।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं dn बाई में dt। dn बाई में dt बालक मतलब होता है क्या, dn बाई dt कहने का मतलब होता है प्रति सेकंड क्षय होने वाले, मतलब बर्बाद होने वाले परमाणुओं की संख्या, उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समानुपाती। मतलब कितना बर्बाद होगा डिसाइड करता है कितना परमाणु उस समय है। आइए माइनस का है बताते हैं बालक। माइनस बताता है कि ये चीजें घट रही है। माइनस क्या बताता है, चीजें घट रही है। अब देखिएगा जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है, एक नियतांक आता है और आता ही रहेगा। तो देखिए dn बटा में dt, और यहाँ पर नियतांक को स्पेशल करते हैं, और यहाँ पर स्पेशल नाम क्या है, लैम्डा। जहां लिख देंगे, जहां लैम्डा को क्षय नियतांक कहा जाता है। कोई दिक्कत ना। अब देखिए हम पार्टनर को बुलाते हैं, बोले कि पार्टनर क्या है, बोलते हैं एन एन भैया, तो बोले कि आइए इधर। तो देखिए ये dn बाई में क्या हो गया, n, और ये बोले कि बालक तुम उधर जाओ, छोटे बच्चे हो, बोले कि इट्स ओके, आइए यहां पर आ गया। अब जब आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। आइए बालक समाकलन कीजिए। तो 1/n आप लोग पढ़े अवकलन, log x का अवकलन 1/x, उल्टा 1/x का log x। तो ऐसे ही log x का अवकलन 1/x का समाकलन log x, 1/n log n का समाकलन 1/n, और 1/n का log n। यानी अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा होता है। डेट मीन्स डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो उसका उल्टा क्रिया है। log x 1/x log x log n 1/n log n 1/n log n। तो यहां पर एक से गुना करेंगे कुछ बदल जाएगा ना, दुनिया जहान कुछ बदलने वाला नहीं है, सब यहीं पर रह जाएगा। दो है देखिए इस तरफ, 1/n का क्या हो जाएगा बालक, log n। लेकिन समाकलन थोड़ा कर तो दे, नहीं तो कितने लोग कहेंगे कि हुआ कुछ नहीं है, हालांकि ये सब जगह। देखिए इस तरफ, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं dn बाई n करते हैं और ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कितने सारे लोगों का कि अचानक हुआ क्या, एक के बार पता नहीं क्या क्या कर दिए। चलिए आइए करते हैं। तो 1/n का क्या हो जाएगा यहाँ पर, log n। और देखिएगा जिसके सापेक्ष करना होता है होता नहीं है ना, तो गलती से चिपका देते हैं और प्लस में क्या लिखते हैं, c, समीकरण 1। अब बालक अब देखिएगा, हम कहते हैं जब समय का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो अभिकारक वाला धीरे धीरे घटता है, लेकिन समय का मान यदि स्टार्ट नहीं हुआ तो भैया वो अपना प्रारंभ की मात्रा उतना रहेगा। समय का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तबे ना वो पहले की तुलना में घटेगा। यानी बालक ऐसा कि यदि t का मान कितना हो, 0, यदि t का मान कितना हो, 0, आप हो जाएंगे हीरो। यदि t का मान 0 तो उस समय तो देखिएगा, तो n बराबर क्या हो जाने वाला है, n0। तो n बराबर क्या हो जाने वाला है, n0। यदि t बराबर 0 हो, तो यदि t बराबर 0 तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, n0। यानी log n की जगह पर क्या लिखेंगे, n0। बोले कब, जब t की जगह पर कितना होगा, 0 होगा, तब बालक हई वाला क्या हो जाएगा, खत्म। तो c बराबर log n0। अब c का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, c का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए अब आइए समीकरण 1 में रखिए। तो देखिए क्या हुआ, देखिएगा यहां पर करेंगे क्या हो जाएगा, log n बराबर माइनस लैम्डा टी, और c के जगह पर क्या रखेंगे, log n0 रखेंगे। बालक ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा log n, ऑलरेडी पहले से था, माइनस क्या हो जाएगा, log n0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा टी। ओहो, आप तो जानते हैं log a माइनस log b का सूत्र क्या होता है बालक log n बटा में क्या हो जाएगा, n0। कोई दिक्कत वाली बात है क्या ना। अब यहां पर क्या बच गया दोस्त, माइनस लैम्डा टी बच गया। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सर ये जो लॉग होता है ना, तो हम लोग 2 लॉगरिथम इस्तेमाल होता है, एक ई बेस का एक 10 बेस का। तो जो ये लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में वो ई बेस का होता है, मैथमेटिक्स में जो लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं वो 10 बेस का, और जो भी हम लोग का वैल्यू दिया जाता है वो 10 बेस का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, बोले करते वर्ते कुछ नहीं, पहले लॉग के बारे में बताइए। लॉग नया नाम सुन रहे हैं, ये लॉगरिथम कैसे पैदा होता है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 बराबर कितना हुआ, 8,
लॉग को लगाना है ना तो कुछ कुछ खोना भी पड़ेगा, बेस कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी हमने लॉग लगा दिया ना तो बेस भैया कभी नहीं बदलेगा, बेस को ज्यों के त्यों रखते हैं। ये 8 चल जाएगा 3 की जगह पर, 3 आ जाएगा 8 की जगह पर, यही एक्सचेंजिंग होता है। यानी 8 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, बात खत्म। तो ऐसे ही थोड़ा बदल के बताइए और जादू से बताइए, बेस कभी बदलता है क्या ना? तो बेस अपने जो कहते हो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इसको कहाँ भेज देंगे, ऐसे नीचे आ जाएगा। बोले कि इट्स ओके सर। और भागा में इधर आएगा तो क्या हो गया, गुना में n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी। खत्म हो चुका है। यानी यही चीज हमको प्रूफ करना था कि n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी, खत्म हुआ। ठीक है। और यहां पर हम लोग अर्धायु यानी ये आप लोग का रदरफोर्ड या सोडी का नियम सिद्ध हो चुका है। यदि आप लोग अर्धायु का यदि व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, अब हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहें तो बोलेगा तो यहीं पर प्रूफ कर देंगे, कर देगा तो कहिएगा तो कर ही सकते हैं, लेकिन करिए दे लीजिए। यस सर है तो सुनिए, देखिए इस तरफ यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दे। देखिए ई बेस को यदि 10 बेस में बदलना है ना, ई बेस को क्या बदलना है 10 बेस में, देखिएगा यहां पर माइनस लैम्डा टी है और यहां पर लॉगरिथम ई बेस के जगह पर 10 बेस किए तो n बटा में n नॉट अपने जगह पर है, समझिएगा। अब ई बेस को 10 बेस में बदलना तो इसके आगे कितना हो जाएगा 2.303, क्योंकि ई बेस को 10 बेस में बदलने पर हम लोग क्या करते हैं आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये लैम्डा गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 2.303 लॉग किस बेस में है 10 बेस में, n बटा में क्या हो जाएगा n नॉट हो जाएगा, n बटा में क्या हो जाएगा n नॉट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का लैम्डा, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, यदि अर्धायु निकालना है तो T1/2 कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आप लोग कहानी शेष कर सकते हैं। लेकिन ये वाला आप लोगों का एक्स्ट्रा है, आप लोगों को पढ़ना है किसना, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 पे आप लोग जाके देखिएगा, आप लोगों को अच्छा सा फील आएगा। यही आप लोगों का क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार फिर से बताएं, आइए सबसे पहले ये बात कितना क्षय होगा डिसाइड है, कितना परमाणु उस समय है। तो dN/dt समानुपाती क्या हो गया n, माइनस का है लगाए बालक, कैसे घट रहा है, समानुपाती का चिन्ह हटता है क्या आएगा, नियतांक आएगा। n वाला पार्टनर है dt भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, दोनों तरफ क्या करेंगे जी समाकलन करेंगे तो 1/n का क्या होगा जी log n होगा, हाई लैम्डा dt का क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा t होगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब t का मान क्या किए 0 तो n के जगह पर क्या रखेंगे n नॉट, तो t के जगह पर 0 किए तो n के जगह पर क्या रख दिए n नॉट, तो बालक है तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर तो ही आ जाएगा, 80 का मान ले जाएगा समीकरण 1 में रख दिए। अब प्लस बालक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, n बटा में क्या हो गया जी n नॉट हो गया। ई बेस को तो ई बेस रहने दीजिए, बेस बदलता नहीं है, घात इधर एक्सचेंज हुआ, खत्म होगा। अब आइए अगला पॉइंट। आइए हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, और ये आप लोग का चैप्टर फिनिश। देख लीजिए क्या छूटा क्या कुछ, चलिए देखिए इस तरफ लास्ट हम लोग देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। पहले एकदम सुंदर सा आप लोगों को बताएं कि नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल हमेशा इंसान को मारने के लिए नहीं किया जाता है, कभी कभी इंसान के घर दिया जलाने के भी काम आता है। यानी कहने का मतलब इसके द्वारा जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा इतना मात्रा में जो ऊष्मा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, उसका रूपांतरण हम लोग विद्युत ऊर्जा में करके घर पर हम लोग लालटेन जलवा देते हैं जी, बल्ब जलवा देते हैं। तो बोले कैसे काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है, तो पहले हिंदी लिख देंगे सुंदर सा 2 लाइन में। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा प्रबंध है जो नाभिकीय विखंडन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फोटो देखिएगा, फोटो कैसे बना रहे हैं आप लोग याद रखिएगा, फोटो अरे ऐसा बना दीजिएगा, देखिए जी फोटो ऐसा बना दीजिएगा, बोलेगी तो बनाइबे किए थे। अब क्या इसमें खास बात है, देखिएगा इसमें बीच वाला जो है ऐसा कर देना है। अब देखिए इसके अंदर भी हमको एक ऐसा बनाना है गोला, और देखिएगा भोला को देखिएगा इस तरफ, आप समझिएगा यहाँ पर इसके अंदर हम लोग नियंत्रित छड़े बनाते हैं, 1 और 1 2, फिर 1 और फिर 1 2, फिर 1 फिर 1 2, बोलेंगे ठीक है। अब कैसे छड़ होगा, तो यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा, एक यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा, एक यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा, बोलेंगे ये अच्छा चीज। और यहाँ से जो होता है ना इस प्रकार से हमारा आगे की ओर बढ़ता है ऐसे, और यहाँ पर आकर ये जो होता है ना पानी को ठंडा करने वाला शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बोले शीतलक, देखिए इस प्रकार से हमारा शीतलक इस्तेमाल होगा, शीतलक। देखिए यहाँ पर ये आपका जो फोटो बन रहा है कितना सुंदर सा फोटो बन रहा है, बहुत गंदा हो गया जी, ओहो अति सुंदर, फुलावा मत आता सब मिटा दे हम।
और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका एक जो होता है पंप लगा होता है, इस प्रकार से पंप लगा होता है। चलिए सुनिए, देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, केवल प्रैक्टिस करना है। चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। देखिए बालक, देखिए लोग बोर्ड पर देखिए, जैसे इसमें क्या कहानी है, इसका क्या क्या फिनोमिना है समझते हैं। यही नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर में 4 से 5 चीजें सीखना है। पहला तो सीखना है ईंधन। ईंधन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, जिस पदार्थ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे यूरेनियम है चाहे थोरियम, जिसका नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है ना। तो यानी नाभिकीय विखंडन के दौरान नाभिकीय विखंडन के दौरान जिस पदार्थ का नाभिकीय विखंडन होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, जो भी आपका इस्तेमाल किया जाए। थोरियम नहीं, यूरेनियम होता है। यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। तो पहला ईंधन। दूसरा का होता है मंदक। मंदक या नियंत्रित छड़ क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में बहुत तेजी से न्यूट्रॉन निकलता है, फट जाएगा, अगल बगल नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? इसमें बेरॉन या कैडमियम का छड़ घुसेड़ दिया जाता है, जो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित कर उसे प्रभावहीन बनाता है, ठीक है ना। यानी जो कैडमियम, जो आपका जो मंदक है, मंदक किसे कहते हैं पूछ देगा 2 नंबर में। तो क्या होगा मंदक? तो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला बेरॉन या कैडमियम का छड़ होता है, जिसे उसमें घुसेड़ कर न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है शीतलक। क्या होता है? तो शीतलक जो होता है ना, वो ठंडा पानी के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो चूंकि नाभिकीय विखंडन में बहुत ज्यादा हीट भी तो बाहर निकलता है, तो इस हीट को लगातार, कभी देखे नहीं गाड़ी में भी ठंडा पानी डाला जाता है, काहे जी? कैसे कि भैया हीट हो रहा है तो उसको बाहर निकलना भी चाहिए, नहीं तो ज्यादा हीट हो जाएगा तो इंजन खराब हो सकता है। तो क्या डालते हो? पानी डालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पानी डाला जाता है कि नाभिकीय विखंडन के जो उष्मा मुक्त हो रहा है ना, उसको क्या किया जाए? ठंडा किया जाए, नहीं तो भैया फट जाएगा, अगल बगल नुकसान हो जाएगा, घर दुआर मकान ढह जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब शीतलक क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में एक ऐसा प्रबंध जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा मुक्त होने वाली उष्मा को ठंडा करके उसको नियंत्रित करता है। इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भारी जल का या ठंडा पानी का। उसके बाद लास्ट है परिरक्षक। क्या होता है? परिरक्षक क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर को जो होता है ना, लगभग 15 फीट के कंक्रीट के दीवार के अंदर इसको प्रोसेस कराया जाता है, ताकि बाहर काम करे इंसान के कोई क्षति ना हो। यानी परिरक्षक जो होता है सुरक्षित दीवार होता है, जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन के दौरान मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन को बाहर जाने से रोका जा सके। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। और हमने एक छोटा सा इंट्रो बता दिया कि चैप्टर में क्या क्या सिखाया। सुनिएगा, कोर, हाँ कोर खत्म हो चुका है, ओके डन। सुनिए, हम लोग समझते हैं कि पूरा चैप्टर में हमने आपको क्या सिखाया। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर माय डियर? क्या है आप लोगों का? तो सबसे पहले हम आपको बताएं नाभिक, यस और नो? नाभिक पूरा बताएं कि होता क्या है, खोज के का त्रिज्याकार है, बोला हाँ या ना। दूसरका में समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, बोला हाँ या ना। स्वाहा, चलो कोई बात ना, दूगो क्लियर हुआ। तीसरा नंबर में हम आप लोगों को बात बताएं कि देखिए न्यूक्लियन क्या होता है, प्रति न्यूक्लियन क्या होता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है। तीसरा में 4 बात, बोलो हाँ या ना। अरे दूसरों में 4 बात, तीसरों में 4 बात। उसके बाद फिर हम लोग चौथा में आप लोगों को बताया कि नाभिकीय बंधन बल क्या होता है। नाभिकीय बंधन बल क्या होता है, नाभिकीय विखंडन का होता है, नाभिकीय संघनन का होता है। सब नाभिक के बोला स्वाहा। चलिए, तो कहे का मतलब कि चौथा बात में तालों के फिर तालों के 4 को बात बताइए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन बता देने, नाभिकीय बल बताइए, और विशेषता बताइए। 5वां में रेडियो एक्टिविटी बताइए। रेडियो एक्टिविटी का हो, अल्फा बीटा गामा किरण के क्षय कैसे होखेला ओकर बारे में बोला। 5 को बात साफ बा। 6ठा में बात तहा लोग बताइए। 6ठा में कि रेडियो एक्टिविटी के संबंध में पहले अर्धायु का होखेला, औसत आयु का होखेला, और रदरफोर्ड सोडी के नियम का होखेला, बोला स्वाहा। कगो बैलक 6 गो, कगो। 7वां में हम तहा लोग के बताइए। 7 नंबर बात में तहा लोग बताइए का कि देखा जौन 7वां नंबर तार लोग टॉपिक रहल उ बताइए तारा के यही में बता देने कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन रेडियो एक्टिविटी के बीच अंतर, और ओकरा बाद है नाभिकीय रिएक्टर बताइए कहानी। स्वाहा। सो दैट्स ऑल दिस क्लासेस। चलिए, इट्स ओके।